वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मोरा जी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने मापन लिखा हुआ है, तो आप लोग समझ भी सकते हैं कि आज हम इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएंगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करें कि मापन क्या होता है गणित में और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे। तो मापन को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, मापन को इंग्लिश में मेजरमेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं मापन के बारे में। तो मापन में क्या होता है? तुलना करना। ठीक है, तुलना करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाई को विकसित करना। ठीक है, ये इनका क्रम है। ठीक है, अब तुलना करना में क्या होता है? किन्हीं दो चीज़ों को लेकर तुलना करेंगे। ठीक है, जैसे तुलना में कोई भी चीज़ ले सकते हैं कि कब कौन से मतलब कोई चीज़ है। ठीक है, कौन सी अधिक है, कौन सी कम है। या फिर कोई चीज़, मान लीजिए दो पेन ही है, वो कौन सी वाली पेन बड़ी है, कौन सी छोटी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद ये तुलना करने में हो जाएगा। अब बात करते हैं अप्रामाणिक मापों का उपयोग करने में क्या होगा। तो इसमें ये होगा कि मान लेते हैं एक पेन है। ठीक है, कोई पेन है जिसको अपने हाथों से नापना है। ठीक, समझ रहे हैं? कोई पेन है जिसको अपने हाथों से नापना है, तो उसको क्या करेंगे कि उसको अपने मतलब जैसे कि वो ले लिया पेन या पेंसिल हाथ में, अब उसको अपने हाथ के पंजे से ही नापेंगे। ठीक है, और फिर जो नापेंगे फिर उसके बाद स्केल से नापेंगे। ठीक है, नापेंगे, फिर जो स्केल से नापने पे उसका माप आएगा। क्या? जो उस पेंसिल का माप आएगा स्केल से, जो हम नापेंगे उस पेंसिल को, तो वो जो माप आएगा उसको फिर उसके बाद जो क्या माप आएगा, तो उसमें जो लंबाई लेना है, जो भी लंबाई लिख लिया है हमने कि कितनी लंबाई है, ये कितनी चौड़ाई, तो उसको हम लिखेंगे। तो वही जो लिखा हुआ मान होगा वो प्रामाणिक इकाई को विकसित करेगा। हाँ, वही आएगा उसमें कि प्रामाणिक इकाई को विकसित किया है, वो मान होगा, कहलाएगा वही प्रामाणिक इकाई। ठीक है, अब बात करते हैं तुलनात्मक जमा की। ठीक है, तुलनात्मक जमा क्या होता है? तो ये जो होता है, क्या होता है, मान लीजिए कि क्या होता है जब y के पास z की तुलना में कोई वस्तु ज़्यादा हो। ठीक है, कोई भी चीज़ है, दो लोग हैं, मान लीजिए राम है और श्याम है। राम के पास मान लीजिए कुछ पेंसिल है और श्याम के पास भी कुछ पेंसिल्स हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि मान लीजिए जो राम के पास जो पेंसिल है उसके तुलना में श्याम के पास ज़्यादा है वो पेंसिलें। ठीक है, तो वही होगा क्या कि जो तुलना हमने किया है दोनों के बीचों में, वही क्या होगा, तुलनात्मक जमा होता है। ठीक है, किसी से भी, जैसे कि दो लोग हैं, उनमें से किसी एक से दूसरे की वस्तु ज़्यादा होगी तो उसी को हम तुलनात्मक जमा कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं तुलनात्मक घटा की। ठीक है, हमने यहाँ इंग्लिश वर्ड इसका लिख दिया है, जिसको मान लो हिंदी में प्रॉब्लम होगी वो अपना इंग्लिश भी देख लेगा। ठीक है, यही सोच के हमने लिखा था, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सीबीएसई बोर्ड से भी होते हैं, तो में भी प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा है कि हमने पहले ही लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तुलनात्मक घटा की बात करेंगे। तो जब y के पास z की तुलना में कोई वस्तु कम हो, मतलब कि जब जैसे हमने ऊपर बताया ना राम एंड श्याम, तो मान लीजिए कि राम है एंड श्याम है। ठीक है, तो जब राम के पास जो है श्याम की तुलना में कोई वस्तु जो है वो ज़्यादा कम है, वो कोई वस्तु कम है, तो वही होगा तुलनात्मक घटा। ये क्या होगा कि जो राम और श्याम है, ठीक है, तो राम के पास श्याम की तुलना में कोई वस्तु कम है। ठीक, तो वो तुलनात्मक घटा हो गया। और उसमें जमा में हमने यही बताया था कि राम के पास श्याम के तुलना में कोई वस्तु ज़्यादा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, तुलनात्मक जमा। तो मैं भी ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब बात करते हैं व्यवकलित जमा का। ठीक है, व्यवकलित जमा का, तो इसमें क्या होगा, y के पास z से कितना अधिक है। मान लीजिए कोई दो लोग हैं, उसमें क्या है कि दोनों लोगों के पास चीज़ें हैं, लेकिन उसमें ये तुलना हो किसके पास कितना अधिक है। तो जब कितना अधिक होने की बात आएगी तो वहाँ पे व्यवकलित जमा होगा। ठीक है, अब व्यवकलित घटा की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि दो लोगों के बीच में मान लीजिए कि किसके पास कितना कम है। ठीक है, किसके पास कितना कम है, वो कम वाला जो मान आएगा वही क्या होगा, वो जो तुलना करेंगे वही होगा व्यवकलित घटा। ठीक है, और ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। जैसे क्या होता है
कि सांप सीढ़ी का खेल हम क्यों खेलते हैं, ठीक है। तो बच्चे लोगों को सांप सीढ़ी का खेल नंबर की नॉलेज के लिए इसे बच्चे लोगों को खिलाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सांप ने काटना है उसको ऐसे वैसे करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सांप का सीढ़ी का खेल उसको नंबर की जानकारी हो, ज्ञान हो, तो उसके बारे में उनको सिखाया जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, गणितीय पहेलियों का उद्देश्य क्या होता है। गणितीय पहेलियों का उद्देश्य गणित में रुचि बढ़ाने के लिए और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है, ठीक है। गणितीय पहेलियों का उद्देश्य गणित में रुचि बढ़ाने के लिए समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ये रहे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे 1-2 वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करेंगे गणित की भाषा और उसके महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में। तो गणित में क्या है, पहली क्या होती है, तो अंक होता है, ठीक है। अब उस अंक के अंतर बहुत सारी आती हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे अंक क्या होता है। तो यह एक नाम है जो अंक को दर्शाता है। अंक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यह एक नाम है जो अंक को दर्शाता है और क्या होता है, वो कितने 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, हिंदू अरेबिक नंबर एंड दूसरा रोमन नंबर होते हैं, ठीक है। हिंदू अरेबिक में क्या होता है, इसमें 0 से लेके 1 2 3 या अनंत तक, ठीक है, ऐसे क्रमवाइज इनमें प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है जिसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट होता है, तो प्लेस वैल्यू का, ठीक है। रोमन नंबर में क्या होता है, तो इसमें देखेंगे इसमें प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मतलब कि जानते हैं हिंदू अरेबिक में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन रोमन में 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, गणित की भाषा सरल होनी चाहिए और बोधपूर्ण होनी चाहिए जो बच्चों से आसानी से समझ आ सके। जो क्या गणित की भाषा जो कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और बोधपूर्ण होनी चाहिए, जो बच्चों को आसानी से समझ में आए, ऐसी गणित की भाषा होनी चाहिए, ठीक है। गणित की भाषा बच्चों को मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, तो जो गणित की भाषा होती है वो बच्चों के मानसिक स्तर जो होता है उसके अनुरूप होनी चाहिए और उनके दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। ये तो पता ही है कि भाई जो भी बच्चे को पढ़ाना है उनके दैनिक जीवन से रिलेट करके उनको पढ़ाना या बताना है, ठीक है। अब बात करते हैं रोमन अंकों का प्रयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में इसलिए नहीं होता है क्योंकि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करता है। क्या नहीं करता है, तो रोमन अंक जो होता है स्थानीय मान का नियोजन नहीं करता है, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। रोमन अंकों में 0 भी नहीं होता है, ये हमने बताया ही है आपको, ठीक है। तो ये रहा। अब बात करते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म का। तो ये होगा, इसमें बच्चे को यह बताया जाता है कि 2 संख्याओं के स्थान को उलट पलट देने पर भी उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये होता है क्रम विनिमय गुणधर्म, ठीक है। जैसे क्या है, 3 + 4 है, उसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 4 + 3 है, वो भी 7 आएगा। 5 + 1 है, मतलब इसका ये है कि 2 संख्याओं के स्थान को उलट पलट, मान लीजिए कोई भी संख्या उसको इधर उधर कर देंगे, 2 संख्या हैं उनको मान लीजिए आगे पीछे करके भी करेंगे तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यही होता है क्रम विनिमय गुणधर्म। अब बात करते हैं साहचर्य गुणधर्म की। तो इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे को 3 संख्याओं के बारे में बताया जाता है कि 3 या 3 से अधिक संख्याएं जो होती है उनको उलट पलट देने पर भी उनके मान में परिवर्तन नहीं। यहाँ पे कितने संख्याओं की बात किया है, 3 से अधिक या 3 संख्या होनी चाहिए, लेकिन क्रम विनिमय में क्या बात किया है कि 2 संख्या, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 3 संख्याएं हैं उनको भी अगर क्या होता है उलट पलट देंगे, मतलब कि इधर उधर लिख देंगे तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। हमने लिखा है ना 5 + 2 + 3 10 होगा। फिर उसके बाद क्या किया, 3 + 2, वही चीज़ को हमने थोड़ा सा उलट पलट दिया तो भी क्या हुआ, मान में परिवर्तन नहीं हुआ ना, तो यह होगा साहचर्य गुणधर्म। अब बात करते हैं सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की, ठीक है। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए यह दर्शाना कि किसी श्रृंखला में तीसरी आकृति को बदलने से किस प्रकार 10वीं आकृति भी बदल जाती है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं कि यह दर्शाया जाता है कि किसी श्रृंखला में तीसरी आकृति को बदलने से किसी प्रकार 10वीं आकृति भी बदल जाती है। किस में होता है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में। तो फ्रेंड्स ये रही आज की हमारी लास्ट वीडियो जो गणित की पेडागोजी से है, जो इस जितना भी हमने कराया सब पूरा अब कंप्लीट हो गया है। इसके बाहर से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इतना अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है तो पूरा पेडागोजी आपकी तैयार हो गई है मैथ की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ लोगों का कहना था कि मैम संस्कृत का क्लास करा दीजिए, तो हम नेक्स्ट में क्लास कराएंगे संस्कृत की, ठीक है।
तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जिससे आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो ठीक है, ये रही हमारी पूरी की पूरी गणित की क्या होती है, पेडागोजी। ठीक है, कंप्लीट जो कि हमने करा दिया है। तो अब क्या होता है, अब अगले क्लास में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ 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 लाइक करिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू, बाय।